जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 27 अप्रैल 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग स्थिति से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्रस्तुत है आज का पहला सवाल, किस देश में कोड़े मारने की सजा समाप्त कर दी गई है? जी हाँ, सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सऊदी अरब में अब कोड़े मारने की सजा समाप्त कर दी गई है। अब अपराधियों को सजा के तौर पे कोड़े लगाने की सजा नहीं दी जाएगी। दरअसल विश्व मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनने के बाद सऊदी अरब में पिछले कुछ दिनों से आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है और अपराधियों को कोड़े मारने की सजा समाप्त करना भी उसी की एक कड़ी है। हालांकि आज भी सऊदी अरब में सर कलम करने की सजा बदस्तूर जारी है और दुनिया में सऊदी अरब अपने कड़े कानून के लिए जाना जाता है। सऊदी अरब जो कि इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है, इस्लाम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना सऊदी अरब में ही स्थित है। सऊदी अरब जिसकी राजधानी है रियाद और इसकी करेंसी है रियाल, यहाँ की संसद का नाम है सूरा। सऊदी अरब की संसद का क्या नाम है? सूरा, शोरा नहीं, सूरा। शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है, जबकि सऊदी अरब की संसद का नाम क्या है? सूरा। और यहाँ के किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान। एरिया के आधार पर सऊदी अरब विश्व का 12वां देश है, जबकि जनसंख्या के आधार पर 40वां। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 15 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं बहुत ही कम है। सऊदी अरब सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में अभी महिलाओं को वोटिंग राइट प्रदान की गई, वोट देने का अधिकार दिया गया और इस तरह सऊदी अरब विश्व का अंतिम ऐसा देश है जहां महिलाओं को सबसे बाद में वोट देने का अधिकार दिया गया। वैसे विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट न्यूजीलैंड के द्वारा दी गई थी, लेकिन सबसे बाद में सऊदी अरब में। इतना ही नहीं, महिलाओं को अब गाड़ी चलाना या फिर सऊदी अरब में सिनेमा हॉल में जाकर अपने परिवार के लोगों के साथ फिल्म देखने तक की आज़ादी दी गई। लेकिन आज भी सऊदी अरब में परिवार नियोजन जैसे व्यवस्था शरीयत के खिलाफ है और यह पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। सऊदी अरब जहां का 95% हिस्सा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, यहाँ पर कोई नदी नहीं है, कोई झरना नहीं है। सऊदी अरब के कानून के अनुसार यहाँ किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति को सऊदी अरब की नागरिकता नहीं दी जाती है और न ही सऊदी अरब में कोई गैर मुस्लिम धार्मिक स्थल मिलेंगे और न ही बनाने की आजादी है। सऊदी अरब में इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है, त्योहार है अल जेनान दरिया, जो कि एक तरह का ऊंट दौड़ है जिसमें 2000 ऊंट हिस्सा लेते हैं। आपको बता दें, ऊंट दौड़ यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है, जबकि ऊंट है राष्ट्रीय पशु। विश्व का सबसे ऊंचा टावर किंगडम टावर, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर होगी, सऊदी अरब में ही बनाया जा रहा है। जब ये बनकर तैयार होगा तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में स्थित है, उससे यह इमारत लगभग 183 मीटर अधिक ऊंची होगी और विश्व की सबसे ऊंची इमारत होगी। अगला सवाल, रिचार्ज साथी स्कीम किसने शुरू किया है? जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण उपजे हुए हालात को ध्यान में रखते हुए वोडाफोन आइडिया ने एक यूनिक आइडिया दिया है, जिसके तहत वोडाफोन आइडिया कंपनी ने पेटीएम के साथ टाई अप किया है और इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मोबाइल में पेटीएम ऐप रखता है और उसके माध्यम से किसी दूसरी मोबाइल को रिचार्ज करता है, किसी दूसरे वोडाफोन नंबर को रिचार्ज करता है, तो रिचार्ज करने वाले व्यक्ति को कमीशन के रूप में कुछ कैशबैक प्राप्त होगा। और इस स्कीम के तहत न सिर्फ व्यापारी वर्ग बल्कि एक साधारण व्यक्ति भी महीने में अधिकतम 5000 रुपया कमीशन के रूप में, रिचार्ज कमीशन के रूप में कमा सकता है। इस तरह का एक स्कीम जियो के द्वारा भी शुरू किया गया है, जिसका नाम दिया गया है जियो लाइट रिचार्ज। यानी जियो ऐप के माध्यम से अगर आप किसी दूसरे जियो नंबर को जब रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज करने वाले यूजर को भी कुछ कैशबैक कमीशन के रूप में प्राप्त होगा।
लेकिन अभी हाल में रिचार्ज साथी स्कीम किसने जारी किया है? वोडाफोन आइडिया। जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 2018 में वोडाफोन ने आइडिया का अधिग्रहण कर लिया था। तब से इसे वोडाफोन आइडिया के नाम से जाना जाता है। और वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी स्कीम के लिए किससे टाई अप किया है? पेटीएम, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा किया गया था। और पेटीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा। नोएडा बोले तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अगला सवाल, कोविड-19 के कारण किस राज्य में अंबुबाची मेला रद्द किया गया है? जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी खेल प्रतियोगिता, बहुत सारे महोत्सव, यहाँ तक कि शादी विवाह के कार्यक्रम भी रद्द कर दिए जा रहे हैं। और इसी क्रम में असम में कामाख्या देवी मंदिर पर आयोजित होने वाला अंबुबाची मेला को भी रद्द किया गया है। आपको बता दें कि जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाला अंबुबाची मेला खास करके तांत्रिक लोगों के लिए विशेष महत्व का होता है। कोरोना वायरस के कारण इस मेले को वर्ष 2020 में स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। संभवतः यह पहली बार है जब वो 52 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी मंदिर, जो कि असम में नीलांचल पर्वत पे गुवाहाटी में स्थित है, और यहाँ आयोजित होने वाले अंबुबाची मेले को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें 5 दिन चलने वाले इस मेले में मंदिर का पट नहीं खुलता है, कोई पूजा अर्चना आरती हवन नहीं होता है। हालांकि कामाख्या देवी मंदिर में मां की कोई प्रतिमा भी नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ये वो समय होता है जब मां राजस्वला होती है और इस दौरान किसी तरह का पूजा अनुष्ठान प्रतिबंधित होता है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम के गुवाहाटी में। असम भारत का वह राज्य है जिसका प्राचीन नाम कामराज या फिर प्रागज्योतिषपुर था। असम जिसकी राजधानी गुवाहाटी है और असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य है जिसकी सीमा पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों से लगती है। असम का जब भी नाम आता है तो मैं आपको बताता हूँ, असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मानस नेशनल पार्क गैंडा और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है? असम में। अगला सवाल, कोविड-19 के नमूनों के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब, मोबाइल BSL-3 VRDL लैब का उद्घाटन किसने किया? जी हाँ, कोविड-19 के नमूनों के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह के करकमलों के द्वारा भारत का पहला कोविड-19 मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन किया गया। और यह भारत का पहला मोबाइल लैब एक दिन में 1000 से अधिक लोगों का स्क्रीन करेगा। यद्यपि कि इसकी शुरुआत हुई है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और इस मोबाइल लैब का निर्माण किया है DRDO ने। DRDO बोले तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 1958 में, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और वर्तमान समय में GS रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। और DRDO के द्वारा ही देश की पहली मोबाइल लैब वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और सबसे पहले इसका प्रयोग कहां पर किया गया है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के द्वारा किस महामारी अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव पास किया? जी हां, कोरोना वायरस के कारण जो महामारी की स्थिति उत्पन्न हुई है और इस स्थिति में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व दूसरे स्वास्थ्य कर्मी जिनकी भूमिका किसी देवदूत से कम नहीं है, इन देवदूतों के खिलाफ कुछ दानवों के द्वारा, हैवानों के द्वारा हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, इनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से 123 साल पुराने महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया।
अध्यादेश लाया गया, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले हैवानों को अधिकतम 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के द्वारा किस महामारी अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव पास किया है? जी हां, 123 साल पुराने महामारी अधिनियम 1897 में अध्यादेश के द्वारा संशोधन प्रस्ताव लाया गया। अब बात उठती है कि ये अध्यादेश क्या होता है। तो आपको बता दें, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, दरअसल राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस या अध्यादेश ऐसे मुद्दे पर जारी किया जाता है जब तत्काल प्रभाव से किसी विषय पर कानून बनाए जाने की जरूरत हो लेकिन संसद अपने सत्र में न हो, तब केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है और उस पर राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 123 में किया गया है। और यह अध्यादेश संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जो है अपने प्रभाव में रहता है, जिसके लिए इस अध्यादेश के लिए सिफारिश कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला सवाल, ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 किसने शुरू किया है? जी हां, लॉकडाउन पीरियड के दौरान छात्रों का पढ़ाई लिखाई बर्बाद न हो, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक के द्वारा देश के जितने भी टीचर्स हैं या इंस्टीट्यूट हैं उनसे ये निवेदन किया गया है कि वो ऑनलाइन ई लर्निंग के लिए कंटेंट उपलब्ध कराएं ताकि लॉकडाउन पीरियड के दौरान बच्चों का अधिक से अधिक भला हो सके। और कहा भी गया है, ज्ञान दान महादान। इससे पहले भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्वयं प्रभा और दूसरे कार्यक्रम चलाए गए ताकि ई लर्निंग को अधिक से अधिक प्रमोट किया जा सके और लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपने घर में रह करके भी बच्चे शिक्षा से वंचित न हो पाए, क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी है। अगला सवाल, निम्न में से किसे राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। दरअसल इनसे पहले राष्ट्रपति के सचिव थे संजय कोठारी, जिनको भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। और संजय कोठारी का अब स्थान लेंगे कौन? कपिल देव त्रिपाठी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा निम्न में से किसे प्रतिबंधित किया गया है? जी हां, कोरोना वायरस के कारण उपजे हुए हालात। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया है और इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पे थूकना अब अपराध है, जिसके लिए 1 साल की सजा हो सकती है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ये प्रावधान किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अपने समय के दिग्गज खिलाड़ी ग्रीम वाटसन का निधन हो गया, ये किस देश से थे? जी हां, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे ग्रीम वाटसन और पिछले दिनों इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। इनका संबंध किस खेल से था? क्रिकेट से। किस देश से था? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट एक्शन निम्न में से किसकी वर्ष 2020 की थीम है? जी हां, वर्ष 2020 में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। और आपको पता है जिसकी शुरुआत हुई थी 1970 में और ये इसका 50वां संस्करण है। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन, क्वेश्चन ऑफ द डे। ग्लोबल सिटीजन वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम अभियान किसने शुरू किया है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? जी हां, बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया और न सिर्फ सही जवाब दिया बल्कि बहुत विस्तृत रूप में इसे लिखा। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं अगले दिन न्यू करंट अफेयर वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।